कंसेप्ट है फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को यूज करेंगे हम फ्यूचर और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को यूज करने के लिए फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जनरली हमारी कंसेप्ट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर n, ये जनरल प्रिंसिपल होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये वाली पैसा हम कहीं पे डिपॉजिट करते हैं, तो ये क्या हो गया, आज का पैसा डिपॉजिट किया, ये प्रेजेंट वैल्यू। इस पैसे पे हमारे पास इस रेट से इंटरेस्ट आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इतने टाइम पीरियड के बाद ये वाली पैसा क्या हो जाता है, फ्यूचर वैल्यू हो जाता है। दैट इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई इंटू 1 प्लस आर। तो जब फ्यूचर की वैल्यू निकालनी होती है तो यह हम करते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेट्स को यूज किया जाता है। अब वो हर एक केसेस को मैं अलग अलग में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे आपको सबसे पहला फाइंड अमाउंट आफ्टर 6 months at the rate of 12% per annum, 12% per annum for principal रुपीज 100। ये आपका कांस्टेंट है, प्रिंसिपल रुपीज 100। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाया जा सकता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या बन सकता है, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस। सबसे पहला केसेस ये हो सकता है, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल रुपीज 100 है प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई PRT बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो 100 इंटू आर, 12% बाई 100, 6/12 ऐसे करते हैं। तो 100 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर रुपीज 100 हमने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। रुपीज 100 हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 0.06 दैट इक्वल टू रुपीज 106। तो ये आपका एक केसेस हो गया रुपीज 106। जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो ऐसे बने। फिर आपको सेकेंड केस आ जाता है, सेकेंड केस इसमें
12% per annum compounded quarterly, 12% per annum compounded quarterly, कंपाउंडेड क्वार्टर। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं ये भी हम जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल आर डिवाइडेड बाय एम एन इंटू एम, हम ऐसे फॉर्मूला रखते हैं। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है, तो हर एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट को मालूम करना पड़ेगा। हर एक क्वार्टर की इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए हमने एम से हमने डिवाइड किया है, तो यहां हम कैसे लिखेंगे 100 1 प्लस 0.14, साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 4 ऐसे कर देते हैं हम, तो 100 1 प्लस 0.03 की पावर 4 ऐसे हो जाए। और अमाउंट आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अमाउंट 1.03 इंटू 234 इंटू 100, 112 रुपीज, 112.55। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, 112.55 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। ये तो पहले से भी जानते होंगे ये दोनों बातें। अब नेक्स्ट कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा, कंपाउंडेड सेम क्वेश्चन वही चल रहा है। सी पॉइंट्स, सी पॉइंट्स में हमारे पास सी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली। तो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना होगा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। तो यहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया था, हमने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन टाइम पीरियड को भी हमें एनुअली बनाना पड़ेगा, टाइम पीरियड को भी एनुअली बनाना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P 1 प्लस आर की पावर n। तो यहाँ रेट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे क्वार्टरली कंपाउंडेड में हम क्वार्टरली इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, वो रेट को यहाँ पे ऐसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल में इंटरेस्ट कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, साल में इंटरेस्ट आपको, साल में इंटरेस्ट आपकी यहाँ पे, साल में इंटरेस्ट तो यहाँ एनुअली कंपाउंड हो रही है, साल में इंटरेस्ट तो एनुअली कंपाउंड हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट एनुअली होना चाहिए। जैसे पिछले बार क्वार्टरली कंपाउंडेड था तो इंटरेस्ट रेट पर क्वार्टर का हमने बनाया था, अब पर क्वार्टर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट वही होगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट तो प्रिंसिपल 100 था, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12, लेकिन टाइम 6 मंथ है, तो 6 मंथ को एनुअली चेंज करना पड़ेगा, जिस जिस पीरियड में कंपाउंड हो रही है उस पीरियड में चेंज करना पड़ेगा, 6 मंथ को एनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 अपॉन 12 करना पड़ेगा, दैट इक्वल टू 100 1 प्लस 0.12 1/2 हो जाएगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 1 प्लस 0.12 0.5 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं। अब मैं आपको चेंज करता हूँ, ये 0.5 की पावर या किसी चीज की पावर अगर ऐसे हो तो कैसे निकालते हैं, तो इसकी तरीका मैंने ऑलरेडी बताई हुई है पहले, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 0.5 होगा तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालने की तरीका सिखा रहा हूं कैलकुलेटर से। सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेटर में लिखिएगा
1.12, ठीक है। सेकेंड चांस आप क्या लिखेगा, सेकेंड में 12 टाइम्स रूट, 12 टाइम्स आप क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। सी में क्या लिखेंगे, जो फ्रैक्शन है उससे, जो फ्रैक्शन है इससे, जो फ्रैक्शन है, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे 12 टाइम्स रूट, और यहां हम एक पॉइंट क्या करते हैं, ट्वेल्व टाइम्स रूट लेने के बाद यहां सी में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1, फिर डी में क्या करेंगे, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, अगर 0.2 होता तो 0.2 से मल्टीप्लाई करते, या 0.4 होता तो 0.4 से मल्टीप्लाई करते, जो भी पावर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी डी, ई में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा बढ़ते जाएंगे, इसकी उल्टी, सब्ट्रैक्ट किया था तो ऐड करेंगे, ऐड 1, 1 ऐड करेंगे। फिर ई, एफ में कौन से स्टेप करेंगे, जैसे 12 टाइम्स रूट लिया था तो यहां पे 12 टाइम्स रूट नहीं, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है पावर, जिसका भी पावर निकालनी हो इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है, ठीक है ना। तो इंटू करने का मतलब ही रूट खत्म हो जाता है। जैसे यहां पे देखिए 1.12, सेकेंड स्टेप में क्या करनी है, 12 टाइम्स रूट लेनी है, रूट का पटो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद -1 करनी है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इंटू 0.5, फिर +1 इंटू इक्वल टू करनी है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये आपका आ जाएगा यहां पे 100 इंटू 1.0583, तो 105.83। अगर आपको एक और पॉइंट बताता हूं, अगर 1.12 की पावर यदि हाफ है तो इसको हम रूट 1.12 भी कर सकते हैं। तो जैसे 1.12 का रूट लेंगे तो डायरेक्टली आपका यही आ जाएगा, डायरेक्टली आपकी यही हो जाएगी। लेकिन बात है कि ये तो डायरेक्ट इस केस में 1.2 आ जाएगा, अगर मान लीजिए 0.3 पावर होता तो नहीं हम कर सकते थे, 0.2 पावर होता तो नहीं कर सकते। तो ये मेथड को मैंने डायरेक्ट नहीं किया, आपको 1.0583 डायरेक्ट तो आ जाएगा, लेकिन इस वाली मेथड को मैंने फॉलो नहीं किया। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, कंपाउंडेड एनुअली होगा तो, कंपाउंडेड एनुअली होगा तो यू विल नॉट हैव टू चेंज इन इंटरेस्ट, बट टाइम पीरियड यू हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ ईयर। 3 मंथ का बनानी होगा तो क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट आफ्टर 3 मंथ, ऐसे बोलेगा, कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट आफ्टर 3 मंथ, ऐसे बोलेगा। तो 3/12 हम लोग टाइम पीरियड में करेंगे, इंटरेस्ट जो है वही करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट आफ्टर 2 मंथ, तो टाइम पीरियड को 2/12 कर देंगे, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंडेड में सिर्फ चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा।
लेकिन अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली या इंटरेस्ट रेट है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट भी चेंज करेंगे और टाइम पीरियड को भी चेंज करेंगे। क्लियर है? कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्वार्टरली इंटरेस्ट बनाएंगे और क्वार्टरली टाइम हम बनाएंगे कितनी टाइम है वो। क्लियर है? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है, अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है तो, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट आफ्टर 6 months when interest is compounded continuously यहां पे इंटरेस्ट को कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड की गई। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है, जनरली हम डेरिवेटिव में ज्यादा इसको यूज करते हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट में आपको इंटरेस्ट कंपाउंड हो रही है, ईच एंड एवरी मोमेंट में आपको इंटरेस्ट कंपाउंड हो रही है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी मोमेंट में जब इंटरेस्ट कंपाउंड होगी तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ई टू डी पावर आर टी, ई टू डी पावर आर टी, ई टू डी पावर आर टी। अब देखिए ई टू डी पावर आर टी होता है। अब यहां पे ये तो 100 था और दूसरा रेट कितनी है, 12% है, 12% रेट है और 6/12 है टाइम पीरियड। तो यहां 100 इंटू ई टू डी पावर 0.06। अब ई की पावर 0.06 हमने रख दिया यहां पे। अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। इसका वैल्यू निकालने का एक तो हमारे पास दो तरीका, एक तो हम ई की वैल्यू जानते हैं 2.7183। तो यहां पे अगर 100 इंटू ई टू डी पावर 0.06 है तो 100 इंटू 2.7183 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.06 कर दीजिए। और जैसे मैंने 0.06 की पावर निकालने के लिए पिछले में निकाला था कि पावर अगर 0 पॉइंट में हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, उसी तरह आप निकालेगा। तो यहाँ पे 2.7183 आ गया। अब इसकी पावर 0.06 है तो हम क्या करेंगे, पहला हमने 2.71383 लिखा है, इसको 12 टाइम्स रूट लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें सब्ट्रैक्ट 1 करनी है, -1 करनी है, डिवाइड करनी है, सॉरी मल्टीप्लाई करनी है, किससे, जो फ्रैक्शन में जो पावर है इंटू 0.06, फिर +1 करनी है, इंटू इक्वल टू ये वाला करनी है बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1.0618 इसकी वैल्यू आ रही है, 1.0618। एक दूसरा तरीका ये है, एक तो ये तरीका है, दूसरी तरीका हमारे पास यह है, एक तो यह तरीका है। तो 100 इंटू 1.0618, एक तो तरीका यह है। दूसरी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि आपको यहां मैं कलर चेंज करता हूं, ई टू डी पावर 0.06 की वैल्यू निकालनी है। पहले आप अपनी कैलकुलेटर में लिखेगा 0.06, दूसरी बार लिखेगा 0.06 डिवाइडेड बाई 4096। कोई भी डिजिट हो 4096 से डिवाइड करनी है, कोई भी कुछ भी हो 4096 से डिवाइड करनी है। क्लियर है? और 4096 से डिवाइड करने के बाद
हमें नेक्स्ट में क्या करनी है, आपको +1 कर देनी है। 1 + 0.064096। फोर्थ में क्या करनी है, इनटू और इक्वल टू, इनटू और इक्वल टू कितने बार करनी है, 12 टाइम्स करनी है, 12 टाइम्स, जैसे वहां पे किया गया था। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 0.06 डिवाइड 4096 +1 कर देंगे। अब इंटू इक्वल टू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.0618, 0618, 1.0618 आ गया, 1.0618, यह वैल्यू आ गई आपको। तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जा सकता है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है, 100 इंटू 1.0618, दैट इक्वल टू रुपीज 106, ये हो। तो आपको मैंने अभी क्या बतलाया, सिंपल कंपाउंडिंग होगा तो कैसे निकालेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो कैसे निकालेंगे, और कंपाउंडेड एनुअली होगा तो कैसे निकालेंगे, और कंपाउंडेड अगर कंटिन्यूअसली होगा तो कैसे निकालेंगे। कंटिन्यूअसली के केस में एक्सपोनेंशियल से, तो आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल कंपाउंडिंग में क्या होगा, सिंपल कंपाउंडिंग, सिंपल तो P1 + R डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ऐसे अमाउंट निकल जाए। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। आपको क्वार्टरली में मैंने क्या बताया, अमाउंट इक्वल टू P1 + R डिवाइडेड बाई M N इंटू M। अब देखिए क्वार्टरली, अब आपको यहां पे अगर एनुअली में हो तो कैसे करते हैं, P1 + R, यहां पे कोई चेंज नहीं करते हैं, टाइम पीरियड को क्या करते हैं हम, N डिवाइडेड बाई 12। कंटिन्यूअस हो तो कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस अमाउंट इक्वल टू P e⁻r। ये चार चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वार्टरली में इंटरेस्ट रेट पर एनम होता है, यहाँ भी चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे भी चेंज करता है। मंथ क्वार्टरली कंपाउंडेड, अगर एनुअली कंपाउंडेड हो तो आर तो पर एनम ही होता है, इसलिए उसको चेंज नहीं करते हैं। टाइम पीरियड को हम एनुअल चेंज करते हैं, टाइम पीरियड को हम एनुअल चेंज करते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इस कंसेप्ट को हम डेवलप करेंगे और इस पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये जो कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ी सी मैं कंसेप्ट बताता हूँ। प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट बेस्ड है फेयर फ्यूचर प्राइस। ये कंसेप्ट जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, वो कंसेप्ट बेस्ड है आपको फ्यूचर में कोई आर्बिट्रेज का स्कोप ना हो, फ्यूचर में आपका कोई भी आर्बिट्रेज का स्कोप ना हो, प्रिवेंटिंग ऑफ, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रिवेंटिंग ऑफ एनी आर्बिट्रेज। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड, सबसे पहला आपको ये वाला पॉइंट, दिस concept is based on
preventing the this concept is based on preventing the scope of any arbitrage, preventing the scope of any arbitrage, प्रिवेंटिंग द स्कोप ऑफ एनी आर्बिट्रेज, कोई भी आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होनी चाहिए। तो इस प्राइस को क्या कहा जाता है, दूसरी जो प्राइसिंग हम निकालेंगे उस प्राइस को क्या कहा जाता है, दिस प्राइस इज सेड टू बी, दिस प्राइस इज सेड टू बी। इस प्राइस का नाम क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर और फॉरवर्ड प्राइस, फेयर फ्यूचर और फॉरवर्ड प्राइस, प्राइस रियल वर्थ ऑफ द फ्यूचर, रियल वर्थ ऑफ द फ्यूचर, इसको फ्यूचर कहिए या फॉरवर्ड की बात देखिए, मिनिमम थ्योरेटिकल प्राइस के नाम से भी मिनिमम थ्योरेटिकल प्राइस भी कहा जाता है, मिनिमम थ्योरेटिकल प्राइस। फोर्थ पॉइंट इसे क्या कहा जाता है, फोर्थ पॉइंट रियल वर्थ, रियल वर्थ ऑफ फ्यूचर और फॉरवर्ड, फ्यूचर और फॉरवर्ड, या फ्यूचर कहिए या फॉरवर्ड कहिए, बात है कि इसको एक और प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इसके बेस पे बनाई जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इस नाम से जाने जाते, किसी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। एक और भी पूछा जा सकता है, द प्राइस ऑफ फ्यूचर और फॉरवर्ड, द प्राइस ऑफ फ्यूचर और फॉरवर्ड at which there is no scope of any arbitrage, there is no scope of any arbitrage। तो ये प्राइस क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, प्राइस क्या होता है। और फेयर प्राइस, तो यहां पे हम लिखते हैं फेयर फ्यूचर और फॉरवर्ड प्राइस, फेयर फ्यूचर और फॉरवर्ड प्राइस, वो प्राइस क्या होता है, सिंपल सी बात है। स्टॉक प्राइस या अंडरलाइंग एसेट्स की जो भी प्राइस है, स्टॉक प्राइस लिखिए या अंडरलाइंग एसेट्स का जो भी प्राइस लिखिए, चलिए हम स्टॉक का नाम देते हैं अभी। तो यहाँ पे आपने एक स्टॉक खरीदा, स्टॉक प्राइस, तो यहाँ स्टॉक खरीदा तो पैसा गया, तो ये पैसा आया कहां से, पैसा आया कहां से, तो आपने कहीं से बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया तो आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेकर एक स्टॉक खरीदा। मानो हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, आपने एक स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदने से, स्टॉक खरीदा कहां से खरीदा, बैंक से लोन लेकर खरीदा, एज्यूम बैंक से लोन लेकर खरीदा, तो बैंक से लोन लेकर खरीदा तो आपके पास स्टॉक आ गया, बैंक का लोन भी आपका हो गया, बैंक का लोन आपके पास, तो बैंक को तो पैसा पे करेंगे, तो पैसा पे करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे, बैंक को पैसा पे करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे, तो यहां प्लस क्या हो जाएगा, आपने इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा, वो भी आपका कॉस्ट लगेगा, एक तो स्टॉक प्राइस और दूसरा इंटरेस्ट। लेकिन जब आपको स्टॉक मिलेगा तो उसमें आपको क्या होगा, डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिलेगा, स्टॉक से डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड मिलेगा तो उसको माइनस करो, डिविडेंड मिलेगा तो उसको क्या करो, माइनस करो। अब एक और बात जो होती है, यहां पे एक चीज ऐड करेंगे हम, ऐड करें,
स्टॉक मिलेगा तो डिविडेंड मिलेगा, उसको माइनस करो। मान लिया जाए स्टॉक नहीं है, आपने कुछ ऐसी गुड्स खरीदी, ऐसी अंडरलाइंग एसेट्स खरीदी जिसको कहीं पे आपको स्टोर कराना पड़ रहा है, कोई ऐसी अंडरलाइंग एसेट्स खरीदी जिसको आपको क्या कहीं पे स्टोर कराना पड़ रहा है, और स्टोर कराने से आपको क्या हो रही है, आपकी कैरिंग कॉस्ट लग रही है। एक ऐसी अंडरलाइंग एसेट्स खरीदा जिसको आपको स्टोर कराना पड़ रहा है, और स्टोर कराने से आपको कैरिंग कॉस्ट लग रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लस यहां पे लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट। ये आपका कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट लगे उसको ऐड करो, और आपको जो अंडरलाइंग एसेट से मिला उसको क्या करो, माइनस करो। फिर आप एक कन्वीनियंस यील्ड की एक आपका कंसेप्ट है जो अभी मैं डेवलप करूंगा, कन्वीनियंस यील्ड का। कन्वीनियंस यील्ड का एक कंसेप्ट है, वो क्या कहा जाता है, कन्वीनियंस यील्ड, इट इज अ यील्ड रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स, it is a yield realized by the investor on consuming the commodity, on consuming the commodity on his immediate use, on his immediate use। अगर कोई गुड्स आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो नहीं है तो आपको डिफिकल्टी होगी, जाकर खोजना पड़ेगा कहीं से, मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिसके पास वो होगा तो बिना डिफिकल्टी का उस गुड्स को कंज्यूम कर लेगा, तो बिना डिफिकल्टी का वो गुड को कंज्यूम करेगा, तो ही फील्स कन्वीनियंस ड्यू टू कंज्यूमिंग द गुड्स। एंड इफ यू डोंट हैव गुड्स, then you will not feel the convenience, that's the convenience yield। This is a return realized by the investors, this is a return realized by the investors on consuming the goods on his immediate need, on his immediate need। ठीक है, तो अगर कन्वीनियंस यील्ड है तो उसको क्या करोगे, आप माइनस करोगे। कन्वीनियंस यील्ड है तो उसको क्या करोगे, आप माइनस करोगे। ये स्टॉक प्राइस है, इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, कैरिंग कॉस्ट जो आपको अगर अंडरलाइंग एसेट्स को रखने में कोई खर्च हो रही है, स्टोरेज जो कॉस्ट हो रही है, दैट इज अ कैरिंग कॉस्ट, कन्वीनियंस यील्ड। तो मैं आपको यहाँ पे कन्वीनियंस यील्ड का मैं एक्सप्लेन करता हूं। कन्वीनियंस यील्ड, it is a return realized by investor on consuming the product on his immediate need, that is the convenience। तो ये आपका कॉस्ट एंड कैरिंग मॉडल है, इसको हम क्या कहा जाता है, कॉस्ट एंड कैरिंग मॉडल। दिस इज सेड टू बी कॉस्ट एंड कैरिंग मॉडल। कॉस्ट एंड कैरिंग मॉडल, ये बहुत ही सिंपल सी मॉडल है, कॉस्ट एंड कैरी मॉडल। व्हाट इज द कॉस्ट एंड कैरी मॉडल, आप फिर से लॉजिकली ये फॉर्मूला को मतलब समझिए। जिस अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदेंगे उसको पैसा देना पड़ेगा, चाहे स्टॉक हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी हो। वो खरीदेंगे तो हमारा मानना है कि हम बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर आपसे कुछ रियल रिटर्न हो रही है तो उसको माइनस करोगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट और लग रही है तो उसको ऐड करोगे, और कुछ रिटर्न कन्वीनियंस यील्ड हो रही है तो उसको आप माइनस करो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। इसके बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक और पॉइंट आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपको सपोज करो यहां पे मैंने लिखा फेयर फ्यूचर प्राइस, अगर 100 रुपया है, यहां पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस
यहां एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अगर ये हम समझेंगे कि 105 रुपया है, ये समझेंगे 100 रुपया है, ये अगर समझ लिए हमने 95 रुपीज है, तो एक्चुअल ये ज्यादा है ना, होना चाहिए था 100, लेकिन उसने क्या किया 105 रखा। होना चाहिए था 100, उसने रखा 105। इसको कहेंगे ओवर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे? ओवर वैल्यूएशन। और इस केस में आर्बिट्रेज किया जा सकता है, जो मैं आपको बताऊंगा। ओवर वैल्यूएशन तो हम क्या करेंगे? स्पॉट पे बाई और फ्यूचर में सेल करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे 100 होना चाहिए था, 100 ही है, तो करेक्टली वैल्यू कहेंगे, करेक्टली वैल्यू कहेंगे। नो आर्बिट्रेज। और यहां पे हम क्या कहेंगे? होना चाहिए 100 और उसने क्या बोला है? 95 बोला है, तो ये अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे हम? अंडर वैल्यूएशन कहेंगे। वो अंडर वैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा होगा। स्पॉट पे सेल, फ्यूचर पे हम आपको कैसे फायदा गेन होगा, वो मैं एक एक करके क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ। यहाँ पे हम अभी स्पॉट पे बाई और फ्यूचर में हम सेल करेंगे तो फायदा होगा। यहां तो कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे हम स्पॉट पे क्या करेंगे? स्पॉट पे सेल और फ्यूचर में बाई करेंगे तो फायदा होगा। फ्यूचर में बाई करेंगे तो फायदा होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके बेसिस पे समझाऊंगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं समझाऊंगा। क्लियर है बेटा? अब चलते आगे। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन प्लीज देखिएगा, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 14। सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग नो इनकम। ऐसे आप सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो कोई इनकम नहीं दे रही। ये लिमिटेड अ कंपनी दैट हिस्टोरिकली हैज नॉट पेड एनी डिविडेंड एंड हैज नो प्लान टू डू सो इन द फ्यूचर is currently being quoted at the Bombay Stock Exchange ₹60. You wish to enter into the future contract on the stock maturity। यहाँ पे अगर मान लिया जाए ऐसा है, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए ऐसा है, तो इसको हम रुपीज समझेंगे। तो 60 रुपीज उनकी अभी का प्राइस कितनी है? 60 रुपया है। अभी की प्राइस उनकी 60 रुपया। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट कितनी है? 8% है। कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। देखिए 4 टाइप की कंपाउंडेड, तो उसमें कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड का एक्सप्लेन किया इन्होंने। कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड, तो कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड बोला है, इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट रेट यूज करनी है कंटिन्यूअसली कम, लेकिन एक्सपोनेंशियल वाली यूज करनी है। डू यू एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्राइस टू बी, क्या फ्यूचर फेयर फ्यूचर प्राइसेस। जब भी यहाँ पे ऐसे पूछेगा व्हाट शुड बी द फ्यूचर प्राइस, दैट इज फेयर फ्यूचर प्राइसेस। कॉस्ट एंड कैरी मॉडल, ठीक है। फ्यूचर प्राइसेस वेयर फ्यूचर कंट्रैक्ट, इफ देयर फ्यूचर कंट्रैक्ट वेयर प्राइस एट 64, अगर 64 प्राइस हो जाता है तो, अगर 61 विल यू चेंज डिसीजन, क्या आप डिसीजन कैसे लेंगे वो बताने। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। कॉस्ट एंड कैरी मॉडल आप पहले समझिए।
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे उन्होंने एक स्टॉक है जिसकी प्राइसेस उन्होंने कितना कहा है, अभी ₹60 है। आपसे कह रहे कि सर यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछी गई है कि अगर इससे प्राइस ज्यादा हो तो, अगर इससे प्राइस कम हो तो, अगर यहाँ पे 64, अगर यहाँ पे 61 है तो डिसीजन आप कैसे लीजिए। यहाँ टाइम पीरियड कितने महीना का है, 3 मंथ का है। थ्री मंथ टाइम पीरियड है, यहाँ टाइम पीरियड 3 मंथ की है। दिस इज द 3 मंथ पीरियड। तो व्हाट विल बी द फेयर फ्यूचर प्राइस। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8% दिया। कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देना। हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है उसमें 2 चीजें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करनी है। कोई चीज आपको इनकम नहीं हो रही, कम इनफ्लो नहीं हो रही, तो फेयर फ्यूचर प्राइसेज हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। फेयर फ्यूचर प्राइस S0 इंटू e⁻RT। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 ई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08, टाइम पीरियड 3/12, तो कितनी हो जाएगी 60 इंटू e⁻0.02, 60 इंटू 1.0202, आप निकाल लीजिएगा जैसे मैंने तरीका बताई थी। 60 इंटू 1.0202, यहाँ पे ₹61.21, तो यहाँ प्राइस क्या होगा, 61.21 प्राइस हो जाएगा। अब आपको हम डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पे हम डिसीजन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइस क्या होगा। अब उन्होंने कहा कि प्राइस तो 64 है जी, एक्चुअल मार्केट में प्राइस 64 और 64 और 61 चलेगा, तो आप डिसीजन कैसे लीजिएगा। डिसीजन क्या मार्केट के बेसिस पे, एक्चुअल प्राइसेस के बेसिस पे क्या प्रॉफिट और लॉस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो बताइए आप। दैट इज अ डिसीजन, दैट डिसीजन यू हैव टू टेक। तो यहां हम क्या रखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइस का टेबल होगा, फिर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फिर आपका होगा वैल्यूएशन जैसे मैंने पहले बताया था, फिर इसको लास्ट में मैं लिख लूंगा वैल्यूएशन, फिर लिखेगा एक्सपोर्ट एक्शन, एक्सपोर्ट एक्शन, फिर आप लिखेंगे फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन, फिर आप लिखेंगे गेन, गेन। इतनी पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझिए इसको। फेयर फ्यूचर प्राइस तो 61.21 था, यहां पे 61.21, दिस इज योर फेयर फ्यूचर प्राइस, दिस इज द फेयर फ्यूचर प्राइस। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी है, 64 है, यहां पे 61 है। अब लॉजिक समझिए, यहां पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज आपको इतनी है। अब यहां क्या करेंगे, होना चाहिए था इंटरेस्ट के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे, आज की प्राइसेस के बेसिस पे
उसकी प्राइसेस कितनी होनी चाहिए था, 61.21 होना चाहिए था। इंटरेस्ट के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे, आज की प्राइसेस के बेसिस पे उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 61.21 होना चाहिए था। मार्केट में वो फ्यूचर कंट्रैक्ट अवेलेबल है, मार्केट में वो गुड्स फ्यूचर में अवेलेबल है 64 में। तो ये ज्यादा पे है कि कम पे, तो ज्यादा पे है, तो इसको लिखते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन आपने किया हुआ है, ओवर वैल्यूएशन है, ज्यादा वैल्यू किया है। तो हम क्या करेंगे, आज हम बैंक से बोरो करेंगे, एकदम लॉजिकली सुनिए, आज हम बैंक से बोरो करेंगे 60 रुपीज, आज बैंक से बोरो करेंगे 60 रुपीज, 8% इंटरेस्ट पे बैंक लोन देने के लिए तैयार है। आज हम बैंक से बोरो करेंगे 60 रुपया में और 8% इंटरेस्ट पे बैंक लोन देने के लिए तैयार है। अब उससे हम कहेंगे, बैंक वाले को कहेंगे 3 महीने के लिए मुझे लोन दो, 3 महीने के लिए मुझे लोन दो। अब 3 महीने के लोन के बाद वो इंटरेस्ट के साथ कितनी पेमेंट करनी है बैंक में, 61.21। और आज 60 रुपए में हम क्या कर लेंगे, गुड्स खरीद लेंगे। आज 60 रुपए में हम क्या कर लेंगे, गुड्स को खरीद लेंगे और जाकर हम फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एडमिट हो जाएंगे या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एडमिट हो जाएंगे। हाँ जी सर, ये वाली गुड्स मैं बेचूंगा 3 महीने के बाद, आपने 3 महीने के बाद मैं बेचूंगा। कितना में बेचूंगा, तो 60 में बेचूंगा, ऐसे जाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 64 में बेचूंगा, ऐसे जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद ब्रोकर ने प्राइस क्या कोट किया हुआ है, मार्केट में क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रही है 64 में। तो हम क्या करेंगे, बैंक को मुझे देना है 61.21, लेकिन हमें फ्यूचर के बेसिस पे उस अंडरलाइंग एसेट्स को, फ्यूचर के बेसिस पे उस अंडरलाइंग एसेट्स को कितना पैसा मिलेगा, उस एसेट्स की वैल्यू मिलेगी 64। तो यहां हम स्पॉट एक्शन कितनी है, स्पॉट एक्शन, स्पॉट में हम बाई करेंगे, फ्यूचर में जाकर सेल करेंगे, सेल 64 में करेंगे। बैंक को कितना देना है, 61.21, जो दोनों का बीच की डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। सेल 64 में देना करना है, बैंक को देना है 61.21, दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मार्केट में ज्यादा प्राइस है तो ऐसे करें। लो, समझ आया। 64 फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर का रेट कितनी चल रही है, 64। आपको पता चल गया 64 है। हम जाएंगे बैंक पे, आज 60 रुपया हम ले लेंगे बैंक से लोन, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे, 8% इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन लेंगे। 8% इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को 3 महीने के बाद कितनी पैसा देनी है, तो जो फेयर फ्यूचर प्राइस निकाली जाती है, दैट अमाउंट यू हैव टू पे टू द बैंक, दैट अमाउंट यू हैव टू पे टू द बैंक। तो क्योंकि इंटरेस्ट के साथ ये सारी कैलकुलेशन के साथ निकाली जाती है, तो दिस अमाउंट यू हैव टू पे इनटू द बैंक। तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हाँ जी आपसे मैं बेचूंगा 64 पे, आपसे बेचूंगा 64 पे, हम जाकर बैंक से लोन लेकर हम गुड्स आज खरीद लेंगे और उसको 3 महीने के बाद सेल करेंगे, हमें तो 64 में मिलेगा ही। तो जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पे क्या है कि होना चाहिए था प्राइस 61.21, लेकिन प्राइस कोट किया 61 में, तो इसको कहेंगे अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन, इसको कहेंगे अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे हम, ओवर वैल्यूएशन। तो अंडर वैल्यूएशन है, 61 में गुड्स मिल रही है, 61 में गुड्स मिल रही है। तो जब 61 में गुड्स मिल रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 61 में गुड्स जो मिल रही है उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास यदि कोई गुड्स होगा, तो हमारे पास कोई गुड्स होगा तो उस गुड्स को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। हमारे पास यदि कोई गुड्स होगा तो उस गुड्स को क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे। और सेल कर कर क्या करेंगे, हम हमारे पास कोई गुड्स होगा तो उस गुड्स को हम सेल करेंगे, और सेल करके हमारे पास पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा, 60 रुपीज आ जाएगा। आज सेल करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आएगा, हमारे पास यदि गुड्स होगा तो सेल करेंगे, और सेल पर बैंक से डिपॉजिट कराएंगे, बैंक मुझे कितना देगा, इतना। तो आज हमने गुड्स को क्या किया, सेल किया, और वही गुड्स हम जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि मैं आपको 61 में परचेज करूंगा 3 महीने के बाद। अगर 61 होगा तो
अरे ये तो प्राइस इससे कम है, इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, अपनी गुड्स को आज बेच देंगे 60 रुपए में। अब वह 60 रुपए जाकर बैंक में क्या कर देंगे, हम डिपॉजिट करा देंगे। बैंक इंटरेस्ट के साथ आपको कितना पैसा देगा, 61.21 देगा। बैंक इंटरेस्ट के साथ आपको कितना पैसा देगा, 61.21। और आप खरीदेंगे कितना में, 61 में, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो अभी आप सेल कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, फ्यूचर में आप क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, तो गेन कितनी हो जाएगी, फ्यूचर में बाई करेंगे तो गेन कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होता है। तो 61.21 माइनस 61, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -61। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको गेन हो जाएगा। तो दिस इज द फेयर फ्यूचर प्राइसेज। तो आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेज निकालने से हमें क्या होता है, किसी रियल प्राइस पता चलता है जो ये फेयर प्राइस है, और उससे ज्यादा हो या कम हो तो उसे आर्बिट्रेज किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में यही सीखनी है, और अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग पॉइंट से इसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी आपको बताया, तो एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, बैंक से लोन लेंगे, परचेज करेंगे, परचेज द फर्स्ट केस, इफ मार्केट प्राइस ₹64 higher than fair future price ₹61.21, बैंक लोन, परचेज द अंडरलाइंग एसेट्स, जो भी एसेट्स है, अंडरलाइंग एसेट्स, इंटर इनटू फ्यूचर contract to sell the underlying assets at the rate of ₹64 at maturity, sell the future, sell the underlying assets, underlying assets at future price ₹64, paid to bank with interest ₹61.21। गेन कितना होगा, आपने बेचा 64 में, बैंक को देना 61.21, तो गेन होगा। तो ये पहला केस है जो आर्बिट्रेज के साथ प्रॉफिट हो जाएगा। एक में लिखा देता हूं, बाकी सब में ऐसे ही होता है। केस सेकंड, ये लिखना नहीं है आपको, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूं। इफ actual future price ₹61 lower than fair future price ₹61.21, sold the underlying assets, आप अंडरलाइंग एसेट्स को सेल करें, डिपॉजिट इनटू बैंक एट द रेट ऑफ
8% per annum continuous compounding. Amount enter into future contract to buy the underlying assets at rupees, enter into future contract to buy underlying assets at rupees, कितने पे हम खरीदेंगे underlying asset at rupees 61. Purchase, withdraw money from bank after 3 months and receive rupees 61.21 at the end of 6 months. At the end of 6 months, 6 month के end में, at the end of 6 months, at the end of 6 months, 6 month के end में क्या करेंगे हम, buy the underlying assets through future contract rupees 61 गेन. आपको बैंक्स ने दिया 61.21, आपने खरीदा 61 में, तो आपको गेन कितना हो जाएगा 0.2. तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको डिक्टेट इसीलिए कराया था कि आपको इजीली समझ आ जाए. ये दोनों केसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट वो टेबल बना दीजिए, दैट इज एनफ. और मैं कहीं पे भी अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये सारी चीजों को, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दूंगा, दैट इज ओके. ओके, अब आपको ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम. 15 नंबर, नॉन कैश इनकम. आपको कुछ ना सिक्योरिटी जो अंडरलाइंग एसेट्स आप खरीद रहे हैं उससे कुछ ना कुछ इनकम हो रही है, तो उसको माइनस करनी है, सिंपल सी बात है. ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, एबीसी लिमिटेड इज कोटेड इन द मार्केट ₹40. अब जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूं. सर यहाँ पे आपको अभी मार्केट प्राइस कितनी है, ₹40 है. कितने, अभी 3 मंथ का टाइम पीरियड है. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% है. फेयर फ्यूचर प्राइस आपसे पूछी जा रही है. अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है, मार्केट में फेयर प्राइस कितनी आ रहा है, 4100 है तो क्या एक्शन लेंगे, 3900 है तो क्या एक्शन लेंगे. जबकि उन्होंने 100 शेयर की बात की है तो एक शेयर का 40, तो 100 शेयर की प्राइसेस कितनी हो जाएगी, ₹4000 हो जाएगा. 100 शेयर की प्राइसेस 4000 हो जाएगा. एक और पॉइंट उन्होंने क्या बोला है,
ABC Limited certain to pay a dividend rupees 2.5 per share after 3 month. सॉरी, ये 6 मंथ के लिए है, ये 6 मंथ की वैल्यू निकालनी है। वो आपसे कह रहा है 6 मंथ, अब वो 3 महीने के पीरियड में बाद में, तीन महीने के बाद में एबीसी को डिविडेंड मिल रही है, डिविडेंड मिल रही है, डिविडेंड, डिविडेंड। वो कितना डिविडेंड मिल रहा है? तो ये डिविडेंड जो है 2.50 रुपया एक पे, तो 100 पे कितना, 250 रुपया आपको डिविडेंड मिल रही है, 250 रुपया डिविडेंड मिल रही है। ठीक है, अब इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी, यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फॉर्मूला लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ये वाली पैसा आपके पास आ रही है, मान लो आपने बैंक से लोन लिया और स्टॉक खरीदा, तो ये पैसा गया और जाने के कारण आपको डिविडेंड मिला इतना। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, 2 तरीका होता है। एक तो तरीका है कि इस पैसे को भी आप क्या करो, यहां पे लेकर जाओ, इस पैसे को यहां पे लेकर जाओ, इसको प्लस करो, इस पैसे को यहां पे लेकर जाओ, इसको माइनस करो, दोनों के बीच की जो डिफरेंस आएगा वो फेयर प्राइस होगा। एक तो तरीका ये, क्योंकि ये पैसा आपने बैंक से लोन लिया होगा तो गया होगा, और ये आपने डिविडेंड मिला तो पैसा आया होगा। या दूसरी तरीका ये है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसको आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो। एक तरीका ये है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और ये पहले ही निकाल लो, क्या पहले ही कितना पैसा गया। सर आपको नेट, आपको इफेक्ट यहाँ पे दिखानी है, नेट इफेक्ट यहाँ पे दिखानी है। तो जैसे भी आप कर सकते हो, इस पैसे को भी क्या करो, यहाँ पे ले जाओ, इस पैसे को यहाँ ले जाओ, जो मिला उसको माइनस करो, जो गया उसको प्लस करो। एक तरीका ये है। किसी तरह आपको इस दोनों पैसे का यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। दूसरा तरीका है कि ये पैसा यहाँ पे आया, इसकी प्रेजेंट निकाल दो, प्रेजेंट। ये यहाँ आज के टाइम में जीरो पीरियड में ये पैसा गया और ये आया, डिफरेंस निकालो, नेट पैसा वही गया, अब फिर उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? तो मैं इस तरह निकाल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू करके निकालता हूं। तो वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड कितना होगा वो देखना यार। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, एक्सपोनेंशियल सीरीज RT। फ्यूचर में आपको 250 रुपया e⁻, 0.03 रेट ऑफ इंटरेस्ट, e⁻, यहां पे 12 है और ये 3/12, 250 e⁻, 0.03, 1.03045, 250 डिवाइड 1.03045, 242, 242.61, 242.61। ये आपका क्या हुआ, इतना पैसा आपको डिविडेंड मिला। अब सुनो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आपने ये शेयर खरीदा तो गया होगा, 4,000 रुपया गया होगा, यहां पे 250 रुपया आया, तो ये पैसा आया यहाँ 242.61, 242.61। तो नेट कितना गया, नेट कैश आउटफ्लो, दिस माइनस दिस, नेट कैश आउटफ्लो दिस माइनस दिस, नेट कैश आउटफ्लो हो गया ना।
तो आपका जब अभी आपको ये मिलता है कैश इनकम मिलता है तो उसके फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या था माइनस डिविडेंड कैश इनकम, जो मैंने इनकम था उसको माइनस किया, e⁻rt ऐसे बनाया जा सकता है फॉर्मूला। तो 4000 रुपीज गया, आपके पास 242.61 आया, इंटू e⁻r रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम पीरियड कितनी है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम पीरियड 6/12, यहां 3757.39 1.0618 रुपीज 3989.59 या आप रुपीज 3990 कर दो, 3990, ठीक है। अब डिसीजन आपको लेनी है, इस केस में डिसीजन लेनी है। अब देखो इस केस में आपको डिसीजन लेना है, यहां फेयर फ्यूचर प्राइस रुपीज 3989 है, 3989, फ्यूचर प्राइस इसमें कितनी कितनी थी, आपका फ्यूचर प्राइसेस था 4100 और फिर दूसरा था 3800। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस थी 4000, यहाँ पे 3 महीने के बाद डिविडेंड मिला था 250 रुपये, ये 3 मंथ पीरियड है और ये 6 मंथ पीरियड है, यही है ना। अब हम लिखेंगे डिसीजन ट्री, यहाँ लिखिए डिसीजन, डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल हमारे पास क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस वैल्यूएशन, यहां लिखिए स्पॉट एक्शन, यहां लिखिए आप फ्यूचर एक्शन। तो यहां 3989 3989 एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस कितनी है, ओ 4100 ओवर वैल्यूएशन, यहां लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन। तो स्पॉट पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। 3800 अंडर वैल्यूएशन, कम वैल्यू बताई गई, अंडर वैल्यूएशन, यहां पे सेल करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, ठीक है। सिंपल सा 2 क्वेश्चन है। अब सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग, नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश यील्ड। नॉन कैश यील्ड तो आपको एक परसेंटेज बेसिस पे रिटर्न दी रहती है। क्या क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश यील्ड, नॉन कैश यील्ड
सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश यील्ड। नॉन कैश यील्ड का मतलब होता है आपको एक सर्टेन परसेंटेज से रिटर्न आ रही है कुछ सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी को आप खरीद रहे हैं। तो इसमें आपका जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद फॉर्मूला अपने आप ड्राइव हो जाएगा। इफ लर्निंग पॉइंट लिमिटेड प्रोवाइड्स अ डिविडेंड यील्ड 4% per annum, the current value of the stock is rupees 500 and continuously compounded risk-free rate of interest is 8% per annum. What would be the value of the 3-month future contract? If the future price 510, what action would you follow? Will the position be changed? 490. अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसकी सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सर यहाँ पे स्पॉट प्राइस रुपीज 500 है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपके पास 8% है। आज जो सिक्योरिटी आप खरीद रहे हैं, जो सिक्योरिटीज आप खरीद रहे हैं उससे आपके पास रिटर्न यील्ड, यील्ड का मतलब रिटर्न होता है, उससे 4% है। आपने बैंक से लोन लेके खरीदा 8% पे, जो चीज खरीदा उसे 4% का रिटर्न आ रही है। यहाँ पे पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मान लो सेम है, तो भाई आपने 8% पे लोन लिया, 4% आपको रिटर्न आ गई उससे, जिससे जो चीज खरीदा था उससे, तो नेट आपका रिटर्न कितनी हो गई? नेट आपका कॉस्ट कितना लगा? नेट कॉस्ट क्या होगा? रिस्क फ्री प्लस माइनस यील्ड, 8% माइनस 4% दैट इक्वल टू 4% होगा कि नहीं? अब इस केस में टाइम पीरियड कितनी है? 3 मंथ है, टाइम पीरियड है 3 मंथ, तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितनी निकलेगी? फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है, एक अप एक डाउन। ये 510 है, ये 490 है, तो क्या डिसीजन दो? तो सिंपल सी है, फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस, तो फेयर फ्यूचर प्राइस के केस में हम क्या लिखेंगे? S0 e टू दी पावर r माइनस वाई टी। अब देखिए यहां पे S0 इज 500, e 0.08 0 माइनस हो, माइनस 0.04 3/12 500 e टू दी पावर 0.01 500 1.0101 रुपीज, 500 इंटू 1.01 01005 होता है। यहाँ पे 5 रुपीज 505.025। अब हम डिसीजन ले लेंगे आगे। S0 500 है, फेयर फ्यूचर प्राइस 505 है, 025, अपर प्राइस 500 510 490। यहाँ डिसीजन ट्री डिसीजन टेबल, फेयर फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, वैल्यूएशन,
स्पॉट एक्शन, फ्यूचर एक्शन, फाइव हंड्रेड 5.25 025, 500 5.025, 510, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, या बाई करेंगे और सेल करेंगे। यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। क्लियर है? और मैं समझता हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस दोनों का बीच की डिफरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड। ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब गोल्ड का कैरी टाइप कमोडिटीज, यहाँ पे कैरी टाइप कमोडिटी, व्हाट इज द कैरी टाइप कमोडिटी? Carry type commodity means, carry type commodity means if you are purchasing some assets, some underlying assets that you have to storage somewhere and you have to pay a storage cost, that is the carry. तो मान लीजिए कोई अंडरलाइंग एसेट्स आपके पास मिला, अंडरलाइंग एसेट्स आपको मिला और आपने खरीदा, अब उसको आपने स्टोरेज कॉस्ट और खर्च किया, तो खर्च किया तो और कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, तो कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो अगर मान लीजिए मिडिल में ही आपको पैसा देना है, यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है और यहाँ आपको स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे आपको कैरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है, स्टोरेज कॉस्ट लग रही है, तो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट दिस एंड ऐड दिस। तो कैरिंग कॉस्ट हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कैरिंग कॉस्ट मैंने पहले भी फॉर्मूला में बताया था, ऐड करेंगे। क्या लॉजिक था? क्योंकि वो एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट लग रही है। क्लियर है? तो फेयर फ्यूचर प्राइस इन दिस केस व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पॉट प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इनटू e to the power rt, present value of carrying cost into e to the power rt. This is the formula of fair future prices in the case of carrying cost. क्लियर है? अब देखिए हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ 6 month गोल्ड 100 ग्राम, स्पॉट प्राइस 600। यहाँ पे स्पॉट प्राइस 600, 100 ग्राम, ₹60,000 gram, that is cost ₹3 gram for 6 month holding and it will incur 2 months। 2 महीने के बाद इसका स्टोरेज कॉस्ट आ गया, स्टोरेज कॉस्ट ये 100 ग्राम पे ₹2 के रेट से, और फेयर फ्यूचर प्राइस हमें कितने दिनों के बाद निकालनी है? 6 मंथ के लिए निकालनी है। डेट ऑफ राइट फेयर फ्यूचर प्राइस। अगर आपके पास 620, अगर 660 हो तो क्या होगा? क्या डिसीजन हो गया? ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी हुई है 12%, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 12%, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% आपको दिया।
रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंड। वही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ गोल्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पॉट प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू कैरिंग कॉस्ट इनटू e to the power RT। स्पॉट प्राइस 60,000, 200 e to the power 0.12 6/12 60,200 इसकी प्रेजेंट बिल निकालना पड़ेगा 0.126/2/12 तो यहाँ 60,000 प्लस 200 डिवाइडेड 1.0202 196 into 1.0618 1.0618 916 अब आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन टेबल अब डिसीजन टेबल हमारे पास क्या होगा? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस फेयर फ्यूचर प्राइस यहाँ पर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस वैल्यूएशन स्पॉट एक्शन फ्यूचर एक्शन फेयर फ्यूचर प्राइस है 63916 एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस कितनी है भाई? 6600 66,000 62,000 यहाँ बाई करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कैरिंग टाइप कमोडिटीज। कन्वीनियंस इल्ड का कंसेप्ट है। इल्ड इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई गुड्स आपके पास है और उसको कंज्यूम करके आप एक अलग सा रिटर्न, अलग सा आप सेटिस्फेक्शन रियलाइज कर देते हैं, दैट इज सेड टू बी द कन्वीनियंस इल्ड। तो उसको हम क्या कर देते हैं? फेयर फ्यूचर प्राइसेस इन दिस केस में क्या करते हैं? फेयर फ्यूचर प्राइस S0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ, रखने में जो खर्च होता है, कैरिंग कॉस्ट इनटू ई टू डी पावर आर टी, आर माइनस, यहाँ पे ई टू डी पावर आर माइनस सी टी, वेयर सी इक्वल टू कन्वीनियंस यील्ड, सी इक्वल टू कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम। नॉन कैरी टाइप कमोडिटी दैट इज द कन्वीनियंस यील्ड। 18 नंबर क्वेश्चन है, द स्पॉट प्राइस ऑफ द स्क्रैप इज दिस। इन्होंने कहा स्पॉट प्राइस ये है, स्पॉट प्राइस 5000 है, वन ईयर फ्यूचर प्राइसेस इज दिस, टाइम पीरियड आपकी 1 ईयर की है, फेयर फ्यूचर प्राइस 5802, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 15%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टोरेज कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट रुपीज 250 है, कंप्यूट द कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस निकालनी। तो यहां अगर फेयरली प्राइस है तो कन्वीनियंस तो फॉर्मूला होता है फेयर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इंटू ई आर माइनस सी इंटू टी। तो ये हमारे पास कितनी है 5802, 5000 प्लस 250 e टू दी पावर 0.15 माइनस सी इंटू 1। तो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे e टू दी पावर 0.15 माइनस सी 5802 5802 डिवाइडेड बाय 5250। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 0.15 माइनस सी 1.1051, ये डिवाइड करने के बाद आ गया। अब या तो लॉग लेना पड़ेगा, या तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, या तो इसको कन्वीनियंस यील्ड को यूज कर, या तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। यदि लॉग नहीं लेना चाहते तो एक्सपोनेंशियल में इसको चेंज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ मैं आपको इजी टॉपिक इजीली बता रहा हूं, ये देखिएगा इसकी वैल्यूज कैसे निकलता है। ई टू डी पावर यदि 0.01 है तो उसकी वैल्यू 1.01005, ई टू डी पावर 0.02 है तो 1.0202, ई टू डी पावर 0.025 है 1.0253, ई टू डी पावर 0.03 है 1.03045, ई टू डी पावर 0.06 है तो 1.0618। अब देखिए जो पावर होता है पॉइंट के बाद वही है, जो पावर 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 है पॉइंट के बाद वही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.1051 है तो मुझे ख्याल से तो यही होना चाहिए ना, लेकिन ये लॉन्गर परसेंटेज के साथ नहीं, 14% तक वैल्यू जाएगी, 14% के बाद ये नहीं होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो e टू डी पावर 0.15 माइनस से e टू डी पावर 0.10 लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा 0.15 माइनस c इक्वल टू 0.10, c इक्वल टू 0.15 माइनस 0.10 दैट इक्वल टू 0.05, c इक्वल टू 5% आपका कन्वीनियंस यील्ड होगा। दैट इज कन्वीनियंस यील्ड। आप अपने आप को रियलाइज करते कि 5% को इसको स्टोरेज करने में मुझे एक रिटर्न रियलाइज हो रही है।
ठीक है, ओके। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ और मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट करूंगा इस टॉपिक। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इस पॉइंट पे और डिस्कस करेंगे।